हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सो बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस भी एक टाइप का एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब वाई इट इज बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट स्किल मिल जाती है, दो लोग मिलकर काम करते हैं, ज्यादा पैसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, इस पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है, ऑब्वियस बात है कि पार्टनरशिप में अगर किसी को बिजनेस करना है तो उनका प्राइम मोटिव क्या है? पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनका क्या कमाना है? उनको प्रॉफिट कमाना है ना। प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है बिजनेस, कोई वेलफेयर के लिए तो होता नहीं, कोई एनपीओ तो है नहीं, है ना। तो अब जो पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है, इसको गवर्न कौन करता है? देखो, बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं, ये भी एक टाइप का बिजनेस है। मतलब अलग से एंटिटी नहीं है ये एक मतलब दो लोग मिलकर के पार्टनर मतलब बिजनेस करने जा रहे हैं, बस ये है। अलग से इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे और अभी जब इसके बारे में थ्योरी समझेंगे तो समझ में आएगा। हम अभी फिलहाल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं इसकी बेसिक्स, इसके बाद हम अकाउंटिंग पे आएंगे धीमे धीमे। ठीक है। तो बेसिक की थ्योरी समझने के लिए ये समझ लो कि पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है। पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर का एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो आईपीए मैंने लिखा है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। सो पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो इसी का सेक्शन 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव agreed to share profit or loss of the business carried by all or any one of them acting for all। ये कहां पे लिखा है? सेक्शन 4 में लिखा है। कहां लिखा है और कौन से एक्ट में लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। ठीक है, तो पहले चीज आपको ये याद होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन जान लिया? क्या पार्टनरशिप के बारे में जान लिया? नहीं। पार्टनरशिप कौन से वर्ड से बना है? पार्टनर से बना है ना। तो अगर पार्टनरशिप पार्टनर से बना है तो हम एक यही पार्टनर वाला ही निमोनिक को इस्तेमाल करेंगे। पार्टनर से शुरू, मतलब ये पार्टनर से ही बना है पार्टनरशिप। सो पी स्टैंड फॉर पर्सन्स। अब कौन से पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? बताइए, आप बताइए कौन कौन से लोग एंटर कर सकते हैं पार्टनरशिप में? इंसान कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटर एक पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। दूसरा और कौन कर सकता है बताओ? कंपनी कर सकती है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर करता होगा तो वो भी कर सकता है ना। और अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, दो पार्टनरशिप बिजनेस साथ में करना चाहते हैं बिजनेस, तो दो पार्टनरशिप बिजनेस भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन नहीं कर सकता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि हु कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक डेफिनेशन है, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो लोग एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे याद रखें सर? हम याद रखेंगे कि डम्ब लोग पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। कौन नहीं एंटर कर सकते? डम्ब। स्पेलिंग क्या है? DUMB, डम्ब। D स्टैंड्स फॉर पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। U स्टैंड्स फॉर अनसाउंड माइंड, D स्टैंड्स फॉर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड M स्टैंड्स फॉर माइनर। आया समझ में? सर बी का मतलब? बी का कुछ नहीं भाई, लेटर कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, बी से कुछ नहीं। और भी लोग होते हैं, जैसे फॉरेनर एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन उस तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है, तो कौन लोग नहीं हो सकते? डम लोग। ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये डम है। डम मतलब होता है हिंदी में मूर्ख। ठीक है, तो ये लोग, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मतलब मैं इन लोगों को डम बोल रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा नमानी बना रहे ताकि करंट हो पाए। तो फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंटर नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, अनसाउंड माइंड एंटर नहीं कर सकते और माइनर नहीं कर सकते। माइनर के साथ थोड़ा सा केस और भी है कि माइनर को आप एंटर कर सकते हो, लेकिन केवल और केवल प्रॉफिट्स के लिए, बिजनेस के केवल प्रॉफिट्स के लिए एंटर कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट्स के लिए उसको पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। बेटा इसको हल्के में ना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी में थ्योरी पूछता है, हम तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं वो सीयूटी और अकाउंट और बोर्ड दोनों कवर कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तुम इसी वर्ड से पूरे पार्टनरशिप के फीचर को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अभी तो पी ही है, क्लियर? अभी ये बनवाएंगे तुमसे। ठीक, तो अब इतना हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ के कौन लोग नहीं कर सकते? देखो ये ध्यान से इसको आप लोग बना लेंगे कॉपी में। ठीक है, इसको तो ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है, दे कांट एंटर इनटू पार्टनरशिप। डम्ब लोग नहीं कर सकते, प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ए स्टैंड, ए का मतलब क्या होता है? ए स्टैंड फॉर अग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो होता है ना बेटा, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब पार्टनर्स जब बिजनेस में एंटर करते हैं तो वो अग्रीमेंट करते हैं किस तरीके से प्रॉफिट को बांटना है। तो उसी अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में थोड़ा सा एक्सपांड करके बनाइएगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। तो समझ में आ गया कि नहीं? अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट मतलब सब कुछ लिखा होता है, कितना प्रॉफिट बटना है, कितना पैसा लगाया, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, एवरीथिंग इज रिटन। क्या सर ये मैंडेटरी है? ये बनाना मैंडेटरी है? देखो मैंडेटरी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका ओरल और रिटन दोनों चल जाता है, लेकिन प्रेफरेबली क्या होगा? अच्छा लिखित में रहे तो ज्यादा बेटर होगा ना, डिस्प्यूट्स कम होंगे फिर। ठीक है, तो अग्रीमेंट जनरली क्या होना चाहिए? प्रेफरेबली रिटर्न में होना चाहिए।
ठीक है। और आप ये ओरल भी हो सकता है, ठीक। एंड आर स्टैंड फॉर रिस्क। सर पार्टनरशिप बिजनेस में रिस्क कितना होता है पहले हमको ये बताइए। कल को हमने बिजनेस शुरू किया, लोन लिया बैंक से 10 लाख रुपए का और हम पूरा पैसा बैंक का डुबा है, ठीक है, तो क्या बैंक हमारे घर से पैसा वसूलेगा आकर के? वसूलेगा घर से आकर के? तो रिस्क तो बहुत है भाई, है ना। तो इसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क होती है कौन, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने सुना है अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी कि अगर आपने लॉस किया है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेगा आपका क्रेडिटर, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो रिस्क है ना इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या रिस्क है? और कोई लायबिलिटी है सर? हाँ, और लायबिलिटी एक और होती है इसमें। लायबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो किसी पार्टनर ने, ठीक है, किसी पार्टनर ने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करके अपना पर्सनल प्रॉफिट बना लिया, तो वो पैसा उसको लौटाना पड़ता है, ठीक है। और लायबिलिटी होती है पहली चीज बिजनेस का रिसोर्सेस, अगर बिजनेस के रिसोर्सेस को यूज करके पर्सनल प्रॉफिट बनाया है तो वो भी उसकी लायबिलिटी है, उसको पैसा लौटाना। और दूसरा, अगर तुमने कंपटीशन में कोई बिजनेस शुरू कर दिया, उससे पैसा बनाया, ठीक है, तो भी जो है आपको तो उसका पैसा लौटाना पड़ता है, तो भी आपकी लायबिलिटी। अगर कंपटीशन में आपने बिजनेस किया है ना, तो उससे जो प्रॉफिट बनाया वो आपको वापस करना पड़ेगा। समझो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कंपटीशन की बात कर ले, जैसे मान लो कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, मान लेते हैं जूस स्टॉल का, ठीक है, जूस बेचते हैं, ठीक। तो अब जूस का बिजनेस शुरू किया आपने, पार्टनरशिप में फ्रेंड के साथ शुरू किया, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे सिविल लाइन में शुरू किया, लेकिन आपने उसका एक्सपीरियंस गेन करके जूस में भी उसकी ब्रांच डाल दी और बताया नहीं अपने पार्टनर को, और उससे बहुत पैसे कमाए, ठीक है, उससे कम कमाए उससे ज्यादा कमाए। तो लेकिन सिंस आपने उसके कंपटीशन में बिजनेस शुरू किया है, या मान लेते हैं कि आपने यहीं आसपास शुरू कर दिया और उसमें ज्यादा सेल हो गई, उसको बताया नहीं और कंपटीशन में बिजनेस शुरू किया, तो इससे अगर प्रॉफिट कमाया तो देना पड़ेगा किसको? बिजनेस को देना पड़ेगा पैसा, उसका प्रॉफिट। और अगर लॉस कर लिया तो भाई नहीं, लॉस तुम अकेले झेलो, ठीक है, समझे कि नहीं? क्लियर और नॉट? पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने अलग से बिजनेस शुरू किया सेम बिजनेस का इन कंपटीशन, एंड उसने उसने प्रॉफिट बनाया, तो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो नहीं, कुछ नहीं देना है, तो हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमको बताया थे क्या? अच्छा, बिजनेस रिसोर्सेज, आपने बिजनेस का रिसोर्सेज, आपके पहचान के बड़े कनेक्शन है आपके, आपने बिजनेस, देखो बिजनेस अगर कोई शुरू करें तो रॉ मटेरियल तो परचेस करना पड़ेगा। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया या सेल्स कराई बिजनेस की, और जिस बंदे को सेल परचेज कराई उसने वो पैसा अपने मतलब उसने आपको कुछ कमीशन दिया, तो वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा बिजनेस का है। तो बिजनेस के रिसोर्स को कमा करके अगर तुमने पर्सनली पैसा कुछ बनाया है तो वो आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? डेप्थ में इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जरूरी है आपके सीयूटी के लिए, ठीक है। चलिए, टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट पे ही बनता है, सीधी सी बात है। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। ट्रस्ट एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस पे क्यों ट्रस्ट बनता है? इसमें एक लाइन लिखी है सर, देखो, कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक एजेंसी फंक्शन होता है पार्टनरशिप में। एजेंसी फंक्शन मतलब जैसे मान लो कि 4-5 लोग पार्टनर हैं और वो पांचों अवेलेबल नहीं हो पाते एक टाइम पे, तो एक बंदा गया और उसने अपने नाम पे साइन कर लिया, गुड्स को परचेज कर लिया। तो अगर वो गुड्स पे मतलब परचेज कर रहा है, पैसे निकाल रहा है बैंक से, वो साइन कर रहा है, मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो एज अ एजेंट काम कर रहा है, एज ए सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज एन एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो वही है कि क्या बोलते हैं, मतलब ट्रस्ट है सबका, तभी तो वो एजेंट काम कर रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है, वो अपने नाम पे कर रहा है, क्योंकि उनका भी साइन होगा, मतलब माना जाएगा कि भाई हाँ इसने साइन किया, मतलब सबने साइन किया, ठीक है। और जो तो वो कहलाएगा, वो बंदा कहलाएगा जिसने साइन किया, जिसने पैसे निकाले, वो कहलाएगा एजेंट, और बाकी लोग क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में रिलेशन होता है कौन सा? एजेंट और प्रिंसिपल का। जो ट्रांजैक्शन करता है वो कहलाता है एजेंट, और जो लोग रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो कहलाते हैं प्रिंसिपल। जैसे तुम यहाँ नहीं हो लेकिन कोई तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम कहलाओगे प्रिंसिपल, और वो कहलाएगा आपका एजेंट। वो हमारा एजेंट क्या है, मतलब हमारा पार्टनर क्या है। समझ में आया कि नहीं? एजेंसी फंक्शन एजेंट और प्रिंसिपल का फंक्शन होता है। मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया अपने बिहाफ पे, आप दोनों पार्टनर्स हैं, अपने बिहाफ पे किया, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम, तो मतलब तुम एजेंट हो, वो प्रिंसिपल है, उसके बदले तुम उसको रिप्रेजेंट करो। क्लियर और नॉट? आया कि नहीं समझ में? एजेंसी फंक्शन क्लियर। तो आपका ट्रस्ट भी हो गया। एन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं बताओ? 2, मैक्सिमम मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 50। करेक्ट, एकदम सही जवाब। तो ये कहाँ लिखा है ऐसा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है क्या 1932 में? नहीं, बहुत अलर्ट रहना है ऐसे क्वेश्चंस में। मिनिमम तो लिखा है आपका आईपीए 1932 में कि भाई मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। कहाँ लिखा है ये चीज? लिखा है कंपनीज एक्ट, अभी लेटेस्ट वाला 2013। बस, इसके ज्यादा और याद करने की जरूरत नहीं, बहुत अलर्ट रहना, इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? सारे मतलब सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं? इसी वर्ड से हो रहे हैं कि नहीं?
तो रिवीजन करने में बड़ा काम आएगा ये लेटर, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर इक्वल राइट्स, सबको अधिकार होता है डिसीजन लेने का, सारे असेट्स पे सबके बराबर का हक होता है। पार्टनर का असेट्स में सारा, मतलब जो पार्टनर होगा, जैसे तुम दोनों के बिजनेस, तुम लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो तुम लोग का बराबर हक होगा असेट्स में। ये नहीं होगा कि आधा टुकड़ा तुम ले लो, जैसे मान लो कि तुमने घोड़ा खरीदा है और तुम्हारा रेशियो है 3:2, तो 3 पार्ट तुम ले जाओगे, 2 पार्ट तुम ले जाओगे, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा तुम्हारा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मतलब बराबर बराबर का हक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, समझ में कि नहीं। तो फिर मतलब वो इक्वालिटी होती है कि असेट्स पे बराबर का हिस्सा होता है। आर स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है ऑप्शनल? मतलब आप ऑप्शनल है ये, और लेकिन प्रेफरेबली क्या करना चाहिए, रजिस्टर करा लेना चाहिए पार्टनरशिप को। हाँ, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमें रजिस्टर करा लेना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? तो ये थे सारे आपके फीचर्स पार्टनरशिप के। समझेंगे कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने अभी समझा कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस है तो जनरली, और अब आगे देखोगे भी, पार्टनरशिप डीड बनी रहती है, मतलब डिसाइड होता है कि प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि आप लोगों ने बिजनेस किया, आप लोगों को तो पार्टनरशिप डीड के बारे में पता भी नहीं है, तो आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कुछ डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट कैसे बांटने हैं, तो क्या अंडरस्टूड होगा कि किस तरह कैसे बांटेंगे। मान लो कि तुम लोगों ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो कैसे बांटोगे प्रॉफिट, बताओ। आधा आधा करोगे कि नहीं करोगे? आधा आधा होगा ना, वो तो अंडरस्टूड है। तो अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसने? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। क्या मैंने ये बोला कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है? नहीं। तो इसको समझेंगे कैसे, बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आएंगी। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, दिस इज फर्म, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो चार्ज होगा @6% पर एनम। ये सर कहां लिखा है? यहां लिखा है, आईपीए 1932 में। आईपीए 1932 ये बोलती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या करेंगे, पीएसआर को इक्वल बांटेंगे। पार्टनर्स लोन टू द फर्म जो है वो 6% पर एनम पे, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और तो उसको जो इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को वापस करना पड़ेगा। फर्म कौन है? दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस, उसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। एक और फीचर आप लिख सकते हो कि पार्टनरशिप, आप उसको फुटनोट में ऐड कर लो, इसी के नीचे लिख लो कि पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लिख लीजिए। लेकिन कंपनी होती है, कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम पे अकाउंट खोल सकती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके बुक में क्या लिखा है, इसको बड़े लॉन्ग फॉर्म में लिखा है बुक में ये लिखा है कि भाई आप लोगों को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, आपको सैलरी नहीं देना, आपको कमीशन नहीं देना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी है, ये सारा काम नहीं करना है। तो इससे अच्छा है कि जो करना है वो बता दो। क्या करना है भाई? पीएसआर को इक्वल बांटना है, प्रॉफिट्स को बराबर बराबर आधा आधा बांटना है, ना सैलरी देनी, ना कमीशन देना, ना आईडी देना, कुछ देना है, कुछ नहीं देना है। तो यही है रूल्स। कुल मिलाकर के यही बात कह रहा हूं ना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ? बुक में तो ये लिखा है कि भाई पीएसआर को इक्वल बांटो, और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके, मतलब जैसे मान लो कि अगर 2 लाख का लोन दिया किसी पार्टनर ने फर्म को, तो उसको कितना लौटाओगे फिर वापस दोगे 1 साल बाद? तो 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट, तो कितना होगा बताओ? 12,000। 2,12,000 को 2,12,000 लौटाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ये कौन कहता है? वो कहते हैं आईपीए 1932, ठीक है। फादर, सबके फादर है फिर ये, ठीक है। चलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसके बाद बोर्ड करके समझेंगे इसकी अकाउंटिंग क्या है।